बिहार इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य अपने आप में एक अनूठी पहचान रखता है। गंगा नदी के पास स्थित बिहार का महत्व न केवल भौगोलिक दृष्टि से है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध और शानदार रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें इसकी गौरवशाली विरासत की गवाही देती हैं। ये राज्य सदियों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और पारंपरिक परिधान इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों में मिलता है। मगध कई शक्तिशाली राजवंशों का केंद्र रहा है। यहाँ के किले और ऐतिहासिक स्थल इन राजवंशों की शक्ति और वैभव की कहानी कहते हैं। बिहार ने भारत को कई महान राजा, विद्वान और धार्मिक नेता दिए हैं। इन महान व्यक्तियों की मूर्तियां और चित्र आज भी यहाँ की धरोहर का हिस्सा हैं। आज भी बिहार की गलियों में उस प्राचीन संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ के बाजारों में लोगों की चहल पहल और उनकी दैनिक गतिविधियां इस राज्य की जीवंतता को दर्शाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थान और छात्र इस राज्य की प्रगति की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। कृषि भी बिहार की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इस राज्य को समृद्ध बना रहे हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए बिहार ने अपने बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार किया है। यहाँ के विकास परियोजनाएं इस राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती हैं। बिहार की प्राकृतिक सुंदरता भी किसी से कम नहीं है। यहाँ के मनमोहक दृश्य और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिहार की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों का संगम इस राज्य को और भी विशेष बनाता है। गंगा नदी के किनारे डूबते सूरज का दृश्य इस राज्य की शांति और सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। बिहार सचमुच भारत का दिल है। एंशिएंट टाइम्स में मगध एक पावरफुल महाजनपद था। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और इसका प्रभाव पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। मगध की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों ने इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। इसका कैपिटल राजगृह, आज का राजगीर था। राजगृह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। यहाँ की पहाड़ियों और गुफाओं में कई प्राचीन मठ और मंदिर स्थित हैं। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, मगध का कैपिटल बना। पाटलिपुत्र ने मगध की शक्ति और समृद्धि को और भी बढ़ाया। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो व्यापार और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में महावीर और बुद्ध का जन्मांशु हुआ। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की, जबकि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। इन दोनों धर्मों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्टार्ट किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने मगध को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना दिया। यहां कई महत्वपूर्ण मठ और मंदिर स्थापित किए गए, जो आज भी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली और सैन्य शक्ति का निर्माण किया। उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक ग्रेट सम्राट थे। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को और भी विस्तारित किया, जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया और यह भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और विनाश ने
अशोक को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा और युद्ध का मार्ग विनाशकारी है और इससे केवल दुख और पीड़ा ही मिलती है। इस आत्ममंथन के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया, जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने अहिंसा और धम्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में अहिंसा, करुणा और धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अशोक ने अपने नागरिकों को नैतिकता, सच्चाई और सहिष्णुता का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक धम्म यात्राएं की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूप और विहार बनवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे पिलर्स और स्तूप बनवाए। ये स्तूप और स्तंभ आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में खड़े हैं और अशोक के महान शासन की गवाही देते हैं। इन स्तंभों पर अंकित शिलालेख अशोक के धम्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बने। अशोक के स्तंभों पर अंकित शिलालेखों में नैतिकता, अहिंसा और करुणा के संदेश लिखे गए हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के शिलालेख इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ये शिलालेख न केवल अशोक के शासनकाल की जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का भी विवरण प्रस्तुत करते हैं। अशोक के शिलालेखों में उनके धम्म के सिद्धांतों, उनके प्रशासनिक सुधारों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये शिलालेख भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक देशों में अपने दूत भेजे। अशोक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म ने एशिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ें जमा लीं और एक प्रमुख धर्म के रूप में उभरा। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी बिहार एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। बिहार में स्थित नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। इन विश्वविद्यालयों में दूर दूर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बिहार में स्थित बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अशोक की विरासत आज भी बिहार में जीवित है और उनकी धम्म की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ। गुप्त काल को इंडिया का गोल्डन एज मानते हैं। इस टाइम में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में काफी तरक्की हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे ग्रेट स्कॉलर्स गुप्त काल में हुए। नालंदा विश्वविद्यालय एजुकेशन का एक मेन सेंटर बन गया। गुप्त शासकों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद बिहार में बहुत सारे डायनेस्टीज ने राज किया। इनमें मौखरी, हर्षवर्धन और पाल वंश इंपॉर्टेंट थे। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया। इस दौरान बिहार में बहुत सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज बने। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से बिहार के हिस्ट्री में एक नया मोड़ आया। 16वीं शताब्दी में बिहार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। मुगल शासन के दौरान बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुए। शेर शाह सूरी ने बिहार में सड़कों और डाक व्यवस्था का विकास किया। मुगल काल में बिहार एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर था। 1867 के विद्रोह में बिहार के लोगों ने BRH कर हिस्सा लिया। इसके बाद इंडियन नेशनलिज्म की भावना तेज हुई। बिहार के लीडर्स ने इंडिपेंडेंटता आंदोलन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। डॉ राजेंद्र प्रसाद बिहार के एक ग्रेट लीडर थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1947 में इंडिया को आजादी मिली। बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। आजादी के बाद बिहार ने विकास की राह पर कदम बढ़ाया।
बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का विकास हुआ। शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुए। बिहार इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। यहां की मेन लैंग्वेजेस हिंदी और उर्दू हैं। बिहार अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए फेमस है। बिहार में बहुत सारे हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस हैं। बोध गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र हैं। बिहार का इतिहास शानदार और घटनाओं से भरा रहा है। इसने इंडिया को बहुत सारे ग्रेट लोग दिए हैं। बिहार की संस्कृति और परंपराएं आज भी जिंदा हैं। बिहार का इंडिया के इतिहास और संस्कृति में इंपॉर्टेंट योगदान है। यह राज्य अपनी रिच विरासत पर प्राउड करता है।